ओके क्लास, वेलकम टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। जैसे कि मैंने आपको कहा था, मैं आपके लिए क्रैश कोर्स लेके आऊंगा। इसमें एक महीने में मैं 10th क्लास और 9th क्लास दोनों के मैथ और साइंस के सिलेबस कराऊंगा। डेली में एक वीडियो मैथ का, एक वीडियो साइंस का, क्लास 9th का और साथ ही साथ क्लास 10th का मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। यानी कि एक दिन में 4 वीडियो प्रोवाइड करूंगा, 2 9th क्लास की और 2 मैथ क्लास की, 2 10th क्लास की। लेकिन बच्चों, मैं इतना आपके लिए कर रहा हूँ, आपका भी मेरे लिए फर्ज बनता है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना है। क्योंकि अगर ऐसा मुझे नहीं मिलेगा तो फिर मेरा क्या फायदा यहाँ पे आने का। मैं आपके पास इतना समय लगा रहा हूँ, वो भी बिना पैसे लिए। वहीं एक तरफ आप पैसे दे के सीखोगे ये सब, मैं आपको फ्री में सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको वीडियो लाइक करनी, शेयर करनी, सब्सक्राइब करनी है, ठीक है। तो अब आते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2, सारे कराऊंगा। चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड अम्ल, बेस क्षार और सॉल्ट लवण। इसमें भी ऐसा ही रहेगा। पहली क्लास में मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा, फिर दूसरी क्लास में हम क्वेश्चंस करेंगे एमसीक्यू फॉर्म में, ठीक है ना। तो ये मेरे साथ बने रहना, और अगर आप बने रहे तो आपको बहुत फायदा होगा। तो क्लास सबसे पहले क्या होगा सुनते हैं। एसिड या फिर जिसे हम अम्ल कहते हैं, उन्हें किसे कहते हैं। ऐसे कोई से भी पदार्थ, देखो पहले ना चीजों का क्लासिफिकेशन सिंपल तरीके से होता है, फिर जाके एडवांस तरीके से होता है। मतलब पहले सरल रूप में बताया जाएगा, फिर जाके थोड़ा जटिल रूप में पढ़ाया जाएगा। अम्ल ऐसी कोई सी भी चीज, ऐसी कोई सी भी चीज जो स्वाद में खट्टी थी। क्या थी? खट्टी, ठीक है ना। उसे इन्होंने अम्ल कह दिया। तो डेफिनेशन अगर लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हो? ऑल दो सब्सटेंस sour in taste। हिंदी में वह, मेरी हिंदी राइटिंग बहुत बेकार है, वह सभी चीजें जो स्वाद में खट्टी होती है उन्हें अम्ल कहते हैं। सबसे पहला क्लासिफिकेशन ये था। अब क्लास अगर इसके एग्जांपल देखो तो दुनिया भर के एग्जांपल है। मुझे एग्जांपल, मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को पता हो, नहीं पता होंगे। लेमन हो गया, कर्ड हो गया, विनेगर हो गया, ऑरेंज हो गया, ऐसे दुनिया भर के, इमली हो गया, ठीक है ना, टैमरिंड, ये सब हो गया। तो अब सबसे पहले हमने समझा कि अम्ल किसे कहते हैं बच्चा? जो स्वाद में खट्टे होते हैं। दैट्स इट। अभी सिंपली इतना ही करना है। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं बेस, जिसे हमने नाम दे दिया क्षार का। ऐसे हर पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं, इंग्लिश में कहते हैं बिटर। तो डेफिनेशन कितना आसान हो जाएगा? ऑल दो सब्सटेंस बिटर इन टेस्ट। बिटर का मतलब कड़वा। ऐसा हर पदार्थ जो स्वाद में कड़वा होगा, जो स्वाद में कड़वा होगा, उसे हम क्या कह देंगे? क्षार। और ऐसे भी बहुत सारी चीजें आपके पास पड़ी है। जैसे आपने किसी ने बेकिंग सोडा चख के देखना, अपने घर में बेकिंग सोडा चख के देखना आप लोग, वो कड़वा होता है, ठीक है ना। अगर आप साबुन को भी चखो तो वो कड़वा होता है। लेकिन साबुन को चखने वाला एक्सपेरिमेंट मैंने एक बच्चे को कहा था, और वो फिर मुझे कंप्लेंट कर रहा है। साबुन जब ही चखना जब वो नया हो, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि कोई यूज करके आ रहा फिर आप साबुन चख रहे हो, फिर आप कहोगे कि वो कड़वा नहीं है, ठीक है ना। तो क्षार किसे कहते हैं? जो भी कड़वा होगा, डजंट मैटर, जो भी चीज कड़वी होगी वो क्या होगी? क्षार होगी, बेसिक होगी। अब इसके बाद हमारे पास अगली चीज आ गई, जिसे हमने कह दिया सॉल्ट। जिसे हमने कह दिया सॉल्ट, और हिंदी में कहते हैं लवण। याद रखना, जब भी एसिड और बेस, जब भी एसिड और बेस मिलेंगे तभी लवण बनेगा, यानी कि तभी क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा। तो आप लिख सकते हो कि अम्ल तथा क्षार, एसिड तथा बेस, when acid and base combine together they form salt। हिंदी में जब अम्ल तथा क्षार मिलते हैं तो लवण बनते हैं, ठीक है ना। और आप ये एग्जांपल कोई सा भी बना सकते हो, जो भी बनाना चाहो। ये क्लास सबसे प्राइमरी क्लासिफिकेशन है। प्राइमरी क्लासिफिकेशन का मतलब है कि हमने इसको क्लासिफाई कर दिया सबसे सिंपलेस्ट वे में। लेकिन पेपर में इतना सिंपलेस्ट वे का क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या आएगा वो भी मैं कराऊंगा, ठीक है ना। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, क्योंकि मेरा हौसला टूट जाएगा अगर उस वीडियो के बाद भी हम बच्चों तक नहीं पहुंचे तो। चलो, इसके बाद क्या है क्लास? इसके बाद हमने और अच्छा करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, इन्होंने कह दिया एक तरफ एसिड, जिसे आप लोग अम्ल कहते हो, एक तरफ बेस, जिसे आप लोग क्षार कह रहे हो, ठीक है ना।
तो एसिड की पहली डेफिनेशन, दोज आर सॉर इन टेस्ट, स्वाद में खट्टे होते हैं। इसकी डेफिनेशन, दोज आर बिटर इन टेस्ट, जो स्वाद में कड़वे होते हैं। इसकी एक और डेफिनेशन है, दोज गिव H प्लस आयन। हिंदी में क्या लिखेंगे, ऐसे क्या कहते हैं मॉलिक्यूल, ओके, ऐसे यौगिक जो H प्लस आयन देते हैं उसे अम्ल कहते हैं। और इसका होगा दोज एक्सेप्ट H प्लस आयन, जो H प्लस आयन को लेते हैं, ऐसे यौगिक जो H प्लस आयन लेते हैं, इसका हो जाएगा दोज एक्सेप्ट OH माइनस आयन, ऐसे यौगिक जो OH माइनस आयन को लेते हैं, दोज डोनेट या दोज गिव OH माइनस आयन। तो क्लास अगर आप ढंग से देखो तो आपको बस ये पॉइंट इसका और ये पॉइंट इसका याद करना है बस, क्योंकि यहां अगर H प्लस आयन देता है तो वहां H प्लस आयन लेता है, अगर यहां OH माइनस आयन देता है तो यहां OH प्लस आयन लेता है। ये आपका एसिड और बेस का डिफरेंस है। अगर पेपर में कभी भी एसिड और बेस का डिफरेंस आएगा तो आपने ये 3 पॉइंट लिखने हैं और एक एक एग्जांपल लिखना है। पूरे के पूरे नंबर आएंगे, चाहे 2 नंबर का है, चाहे 3 नंबर का है और चाहे 100 नंबर का है। 100 नंबर तो मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि 100 नंबर का आएगा, ठीक है ना। चलो अब इसके बाद क्लास, अभी आपके में कईयों के मन में ये भी आ सकता है कि सर आपने H प्लस आयन वाला कैसे कह दिया। देखो बच्चा, फॉर एग्जांपल कई चीजें ना आपके पास इंट्रोडक्टरी लेवल पे आती है, मतलब आपको बस बताया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं छोटी सी बात बताता हूँ, ठीक है ना, छोटी सी बात बताता हूँ और सुनने की कोशिश करना और मुझे बताना। छोटी क्लास में आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा। उस छोटी क्लास में आपने कभी पूछा टीचर से कि ये कहां से आया? नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि उस क्लास में ये आपके पास इंट्रोडक्टरी लेवल पे था, मतलब बस आपके को यूज करना था। जब आप 9th क्लास में आए होंगे तब आपको ये सब बताया गया होगा, ठीक है ना। इसीलिए H प्लस आयन वाला अभी ये आपने याद ही करना है, ठीक है ना। मैं तो 11th 12th तक पढ़ाता हूं तो मुझे तो सारा पता है, लेकिन अभी आपने याद करना है। अब मान लो क्लास, मैं बहुत फेवरेट क्वेश्चन पूछता हूं हर किसी से अपनी क्लास में और बच्चे फंस जाते हैं। मैंने कहा कि आप अम्ल और क्षार का कैसे पता लगाओगे? तो एक बच्चा कहता है कि सर मैं चख के बता दूंगा कि कौन अम्ल है कौन क्षार है। मैंने कहा बेटा ये तो यहाँ कह दिया है, बाहर मत कह दियो। अगर आपने बाहर ऐसा कह दिया ना तो आप एक लैब बन जाओगे। सोचो लोग क्या क्या सैंपल लेके आएंगे और आपसे बस कहेंगे कि बता, चख के बता कि अम्ल की क्षार है। जैसे कि मान लो एक बिजली का सॉकेट है, मतलब जहां चार्जर घुसाते हैं, इसमें करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसके लिए एक तरीका तो सबसे आसान है, मैं इसमें अपनी उंगली डाल दूं और चेक कर लूं। लेकिन हम ये तरीका थोड़ा इस्तेमाल करेंगे। हम क्या तरीका इस्तेमाल करेंगे? हम बोर्ड में इंडिकेटर लगा देंगे जो एक लाइट होती है, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि लाइट आ रही है या फिर नहीं। जैसे आपके मीटर में एक लाइट जल रही होती है, ठीक है ना, वो इंडिकेटर होती है। आप सुनते रहना। तो कोई चीज एसिड है कि नहीं है ये पता करने के लिए साइंटिस्टों ने इंडिकेटर बना दिए। और इंडिकेटर को हम लोग हिंदी में कहते हैं सूचक। इंडिकेटर को हम लोग कहते हैं सूचक। एक बार क्या हो गया, एक बच्चे का मैंने टेस्ट चेक करा, उसने हर जगह सूचक की जगह चूसक लिखा हुआ है। तो ये से गलती मत कर देना, पता चला फेल हो जाओगे। तो चूसक कह लो, सूचक का मतलब इंडिकेटर होता है, ठीक है ना। अब जैसे मान लो एक आप एग्जांपल देता हूं और मेरे एग्जांपल अगर समझोगे तो कभी भूलोगे नहीं। मैं कहता हूं मान लो एक इंसान है जो बहरा और गूंगा है, बहरा और गूंगा है, ठीक है ना, या बहरा मान लो। अब उसे अपने घर में बेल लगानी होगी तो वो बेल नहीं लगाएगा क्योंकि वो तो सुन नहीं सकता। बर्फी मूवी किसी ने देखी हो तो वो क्या करेगा, अपने घर में बेल के स्विच से बल्ब को कनेक्ट कर देगा कि जब जब आप बेल दबाओगे वो बल्ब ब्लिंक करेगा और उसे समझ आ जाएगा कि बाहर कोई आया है। इसी तरीके से सूचक भी 2 प्रकार के बना दिए। एक बना दिया रंग सूचक जिसे कहते हैं कलर इंडिकेटर, एक बना दिया गंध सूचक जिसे कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। देखो नाम से हिंदी पता है, हिंदी
बहुत आसान होती है, बस समझने का खेल है। अब आपको यहां समझ आ रहा है, रंग सूचक वो होंगे जो रंग परिवर्तन से बताएंगे। इंग्लिश में दोज इंडिकेटर्स डिटेक्ट एसिडिटी और बेसिसिटी बाय द हेल्प ऑफ कलर चेंज। जो रंग के परिवर्तन से, हिंदी में लिखेंगे ऐसे सूचक जो रंग के परिवर्तन से बताएंगे कि कौन अम्ल है और कौन क्षार है। इसके एग्जांपल एक तो आपके पास है लिटमस पेपर, एक है मिथाइल ऑरेंज, एक है फिनोफ्थेलिन और टर्मरिक भी हो सकता है, ठीक है, और भी बहुत हो सकते हैं। लेकिन आपके पास पेपर में जो आएगा एनसीईआरटी में, मतलब एनसीईआरटी में लिखे ये दो भी हैं, लेकिन पेपर में जो आएगा वो सिर्फ लिटमस पेपर आएगा, ये याद रखना। सीबीएसई के पेपर में जो आएगा वो सिर्फ और सिर्फ लिटमस पेपर आएगा। बच्चा ध्यान से सुनना मेरे एक एक शब्द को, क्योंकि मेरा एक एक शब्द आपके लिए कीमती हो सकता है। क्योंकि मान लो जिसको पता ही नहीं कि करना क्या है वो बेचारा सारे याद करेगा, लेकिन जिसको पता है कि क्या आने वाला है वो औरों से बचता चला जाएगा। कराऊंगा तो मैं सारे, लेकिन पहले से बता रहा हूं कि सिर्फ आएगा क्या, ठीक है ना। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर नाम से समझ आ रहा है, जो गंध से पता लगाएगा। दो इंडिकेटर which detect acidity or basicity by the help of स्मेल चेंज। जो स्मेल के, मतलब हिंदी में लिखोगे ऐसे सूचक जो गंध के परिवर्तन से, मतलब स्मेल के चेंज से हमें ये बताएंगे बच्चों कि कौन एसिड है और कौन बेस है। अब हमें इन्हें पढ़ना डिटेल में, बस कहानी की तरह समझाई जा रहा हूं, बिल्कुल कहानी एक के बाद एक। अगर आप थोड़ा भी मन लगा के पढ़ोगे ना तो आपको जरा सी भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मन लगा के कौन पढ़ेगा? आप। मैं थोड़ा पढ़ूंगा, मेरा तो समझ आ चुका है। अब आते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हम आते हैं कलर इंडिकेटर में। कलर इंडिकेटर में पहला ले लो लिटमस पेपर। हिंदी में भी लिटमस पेपर को लिटमस पेपर ही कहते हैं। हम हिंदी इंग्लिश के इंग्लिश हिंदी के जुगाड़ में इतना फंस जाते हैं कि हम बेसिक सेंस खो देते हैं। सोनू इंग्लिश में भी सोनू होता है, हिंदी में भी सोनू होता है। लिटमस पेपर दो कलर में मिलेंगे आपको, एक रेड में और एक ब्लू में। अब मेरी बात हमेशा याद रखना कि बड़े होके हर बच्चा कभी ना कभी एक बार बार में जाना चाहता है, हाँ या नहीं? कमेंट में सब हाँ बोलेंगे, ठीक है ना। बड़े होके हर बच्चा कभी ना कभी बार में जाना चाहता है, हाँ या नहीं? आप कमेंट में देखूंगा क्या आता है। लेकिन मेरा वाला बार अलग है। जब भी ब्लू में एसिड तो रेड, यानी कि समझ आ गया कि जब भी ब्लू लिटमस पेपर में आप एसिड गिरोगे तो उस ब्लू लिटमस पेपर का कलर, ब्लू लिटमस पेपर का कलर क्या हो जाएगा? रेड। और इसका उल्टा है, अगर रेड में कभी भी बेस गिरोगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा? ब्लू। अब क्लास में को हमेशा याद रखना, चीजें जब भी दो हो ना, जब भी चीजें दो हो तो एक ही याद करना, दूसरी उसकी उल्टी होती है। मैंने कहा कि आप जिंदगी भर याद रखना कि सर ने कहा था, रवि सर कह रहे थे कि हम बड़े होके बार में जाएंगे, है ना, बड़े होके बार में जाएंगे। तो बार का बी फॉर ब्लू, ए का ए फॉर एसिड, आर का एल फॉर रेड, यानी कि जब भी ब्लू लिटमस पेपर पे आप एसिड घेरोगे तो वो ब्लू लिटमस पेपर अपना कलर क्या कर देगा? रेड कर देगा। इतनी प्यारी सी बात है, और ये बात भी ना समझ पाओ तो फिर क्या बात है, ठीक है ना। और लिटमस पेपर जिससे बनता है वो होता है लिचन ट्री लीफ से। लिचन का कोई पौधा होता होगा, हिंदी में लिचन ही कहते हैं। लिचन के पेड़ की पत्तियां, लिचन का कोई पौधा होता होगा। अब आप ये मत कहना कि सर लिचन का पौधा दिखेगा कैसे? गूगल आपके पास है, देख लो, लेकिन गूगल में आप लिचन का पौधा थोड़ा ना देखोगे। गूगल में आप देखोगे कि नाश्ते कैसे हैं, पकोड़े कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। वैसे जरूरत भी नहीं है लिचन का पौधा देखने का, क्योंकि इतनी बड़ी भौगोलिक विविधताएं है ना भारत में कि हो सकता है लिचन का पौधा उस इलाके में ना होता हो जहां आप रहते हो, और हो सकता है वहां होता हो जहां आप
रहते हो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको कि आपको लीचन का पौधा देखा है या नहीं, बस आपको लिटमस पेपर का कंसेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलो अब क्लास, ये तो मिथाइल लोरेनल क्या कहते हैं फिनोक्साइड है ना, इन्हें मैं कराऊंगा चैप्टर के बाद, ठीक है, क्योंकि मैं फिलहाल फोकस कर रहा हूं किसको, क्रैश कोर्स सीबीएसई को कराऊंगा डेफिनेट, ये मेरा वादा है, आप देख लेना जैसे ही चैप्टर खत्म करूंगा अब क्वेश्चन स्टार्ट कराऊंगा, उससे पहले कराऊंगा, लेकिन मैं सबसे पहले कराना चाहता हूं एनसीईआरटी का सारा कंटेंट, ताकि जो भी बच्चा एनसीईआरटी पढ़ने के लिए आया है उसको बहुत फायदा हो और वो हर चीज बचते बचाते अच्छे नंबर लेके आए और अपना फ्यूचर बनाए, ठीक है ना। चलो अब बच्चा सुनना मैं क्या कह रहा हूं, अब सुनते रहना। अब हमारे पास जो एसिड होते हैं ना, जिसे अम्ल कह रहे हो, वो दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं ऑर्गेनिक एसिड, हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक अम्ल, और एक होता है मिनरल एसिड। इसे कहते हैं खनिज अम्ल, ठीक है ना। अब आपको पता होगा पिज्जा तो खाने गए हैं ना सब, जिंदगी में कभी ना कभी गए हैं, और जो नहीं गया उसका सपना होगा मैं पिज्जा जरूर खाऊं, ठीक है ना। पिज्जा जब खाते हो तो मसाले के जो पैकेट मिलते हैं उसे हम ऑर्गेनो कहते हैं, वो वर्ड भी ऑर्गेनिक से आया है, तो ऑर्गेनिक का मतलब हिंदी में तो साफ दिख रहा है, इंग्लिश वालों के लिए थोड़ा मुश्किल है, उसको समझा रहा हूं कि ऑर्गेनिक का मतलब होता है बच्चा कि ऐसी हर चीज जो हमें या तो पेड़ों से मिले या फिर जानवर से मिले, मतलब नेचुरली मिले सिंपली। तो दोज एसिड्स obtained from plants or animals, एग्जाम्पल लिख लो दही, ऐसे अम्ल जो हमें जानवर या पेड़ पौधों से मिलते हैं उन्हें मिनरल एसिड कहते हैं, दही हो गया, और क्या हो सकता है सिट्रिक फ्रूट, जितने भी खट्टे फल हैं वो सारे के सारे हो गए, विनेगर हो गया, ऐसे तमाम और भी होते हैं बहुत सारे, ठीक है ना, अभी सब पढ़ेंगे। अब वहीं आते हैं मिनरल एसिड, आपने वर्ड कभी सुना हो मिनरल, कभी कभी आपने सुना होगा इसे कहते हैं ये मिनरल वाटर है, और कभी कभी आपने सुना होगा आरओ वाटर है, आरओ भी पढ़ाऊंगा, फिलहाल मिनरल पे आ जाते हैं। मिनरल वो चीज होती है, बेसिकली तो मिनरल वो चीज होती है जो जमीन के नीचे से निकलती है, जिसके अंदर जमीन के नीचे पाए जाने वाली तत्व मिलते हैं, मेटल्स मिलते हैं, जो भी जमीन के नीचे तत्व मिलते हैं, ठीक है ना। तो दो एसिड्स obtained from minerals, ऐसे अम्ल जो खनिजों द्वारा प्राप्त होते हैं खनिज अम्ल कहते हैं। ये सिर्फ तीन है आपके पास, HCl को कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हिंदी में कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसे कहते हैं नाइट्रिक एसिड, इसे कहते हैं नाइट्रिक अम्ल, इसे कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, इसे कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। ये तीनों का नाम बच्चा याद होना चाहिए विद फॉर्मूला, क्योंकि जब आगे इस चैप्टर में हम चलेंगे तो हमारे पास रिएक्शंस आएगी, और उन रिएक्शंस में बच्चा इनके नाम बोले होंगे, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सॉरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, ये तीनों आपको पता होने चाहिए, मैं जब बोलूंगा तो इनके नाम पता होना चाहिए। अब हमारे पास अगला टारगेट क्या है बच्चा, कि अगला टारगेट ये है बच्चा कि आपको ये देखना है कि जो हम मिनरल एसिड तो तीन ही है, अब जो हम ये ऑर्गेनिक एसिड चिल्ला रहे हैं कि ऑर्गेनिक एसिड, इनको देखना है। तो ऑर्गेनिक एसिड, अब बच्चा सुनते रहना, ऑर्गेनिक एसिड में जैसे आप ले लो टोमेटो, खट्टा होता है, तो इसके अंदर जो एसिड होता है वो होता है ऑक्सैलिक एसिड। अगला ले लो विनेगर, इसके अंदर जो एसिड होता है एसिटिक एसिड। विनेगर का मतलब आप सबको पता होगा, चाउमीन तो खाए होगा रच रच के, चाउमीन तो ऐसा कोई बच्चा ही नहीं होगा जिसने चाउमीन ना खाई हो, चाउमीन के बिना तो बचपन अधूरा है और जवानी तो पूरी अधूरी है, ठीक है ना। तो चाउमीन में जो डलता है वो विनेगर, जो सिरका जिसे हम लोग कहते हैं, सिरके में जो एसिड होता है एसिडिक एसिड।
अब याद रखना बच्चों, इसका हिंदी में नाम भी ऑक्सैलिक एसिड है। अब मुझे नहीं पता ऑक्सैलिक कैसे लिखते हैं, ऑक्सैलिक अम्ल, और इसका होगा एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ठीक है ना। स्पेलिंग गलत हो सकती है लेकिन इंग्लिश में भी ये रहेगा। याद रखना जितने भी सिट्रस फ्रूट है उनके अंदर जो एसिड मिलेगा वो मिलेगा सिट्रिक एसिड। जितने भी सिट्रस फ्रूट है उनके अंदर जो एसिड मिलेगा वो मिलेगा सिट्रिक एसिड। बहुत आसान चीज है, सिट्रस मतलब खट्टे, सिट्रिक मतलब खट्टे, ठीक है ना। अब याद रखना कि जो दही है, दही के अंदर आपने सुना होगा लैक्टिक एसिड। ये लैक्ट वर्ड मतलब मिल्क होता है, ठीक है ना। लैक्टेशन, लैक्टेशन वो पीरियड होता है जब एक बच्चा देने के बाद या बच्चा होने के बाद एक औरत या जानवर, कोई भी, जो भी फीमेल, जो भी बच्चा दे सकता है, वो अपने बच्चे को दूध पिलाता है, उस पीरियड को कहते हैं लैक्टेशन, ठीक है ना। तो लैक्टिक एसिड याद करना आसान रहेगा। अब आता है आंत टेस्टिंग। आंत टेस्टिंग क्या होता है बच्चा, आपने देखा होगा ततैया काटे या फिर कोई चींटी काटे या फिर कोई कीड़ा काटे, तो हमारे शरीर में जहां वो काटता है वहां सूज जाता है। तो एक्चुअल में ना भगवान ने, भगवान कह लो या फिर जो भी कह लो, आपको जो कहना है, एक्चुअल में नेचर ने, प्रकृति ने हर जानवर को अपने आप को बचाने का एक मैकेनिज्म दे रखा है हर जानवर को। जैसे मेढक को अगर आप पकड़ोगे तो मेढक टॉयलेट करेगा और वो टॉयलेट में एसिडिक कंटेंट होता है, वो बहुत गर्म लगेगा, मतलब जलेगा नहीं, गर्म लगेगा और हमें एकदम छोड़ देंगे। हर जानवर को कोई ना कोई मैकेनिज्म दे रखा है अपने आप को बचाने के लिए। ऐसे ये जो कीड़े होते हैं इनको एक एसिड होता है इनके अंदर जिसे ये लोग कहते हैं फॉर्मिक एसिड, ठीक है, इसे ये लोग कहते हैं फॉर्मिक एसिड, ठीक है। तो बच्चों आपको ये सारे एसिड याद होने चाहिए। फॉर्मिक को हिंदी में भी फॉर्मिक ही कहते हैं, फॉर्मिक एसिड, अम्ल, इसे लैक्टिक अम्ल, इसे सिट्रिक अम्ल, ठीक है। ये सारे अम्ल आपको याद होने चाहिए क्योंकि पेपर में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि इसके अंदर कौन सा अम्ल है, इसके अंदर कौन सा अम्ल है, ठीक है ना। चलो अब बच्चा सोच के बताना मुझे, मैं जो कह रहा हूं, मैं जो कह रहा हूं सोच के बताना, और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करना बच्चा, क्योंकि मुझे इससे पता चलेगा कि मैं मेहनत सही कर रहा हूं या गलत। अगर मैं गलत कर रहा हूं तो मैं क्यों करूंगा, पागल हूं क्या, ठीक है ना। ओके सुनो मैं क्या कह रहा हूं। इसके बाद आपके पास ना एसिड दो फॉर्म में अवेलेबल होता है। ओके इसका हिंदी वाला मैं भूल गया, मैं बता दूंगा। देखिए डाइल्यूटेड का, कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब होता है जो सिर्फ और सिर्फ एसिड होता है, और डाइल्यूटेड का मतलब होता है जिसमें एसिड में वाटर मिक्स होता है। अब आपके मन में आने लगा कि भाई ये एसिड में पानी मिला के क्यों कर रहे हैं, सुनना। अब लैब में प्रैक्टिकल तो करानी है बच्चों को, लैब में प्रैक्टिकल करानी है बच्चों को, लेकिन अगर एक भी बच्चा जल गया, एक भी बच्चा एसिड से जल गया तो टीचर पे लेने के देने आ जाएंगे, है ना, और बच्चे को भी नुकसान होगा। इस चीज से बचने के लिए टीचर्स या फिर साइंटिस्टों ने क्या बना दिया कि भाई एसिड को डाइल्यूट करके रखो लैब्स के अंदर, मतलब उसमें थोड़ा पानी मिला के रखो ताकि उसका जो कोरोसिव बिहेवियर है, कोरोसिव मतलब जो चीजों को जलाने वाला बिहेवियर है उसका, वो थोड़ा कम हो जाए, और उस एसिड को हम कहते हैं डाइल्यूटेड एसिड। क्या कहते हैं, डाइल्यूटेड एसिड, ठीक है ना, याद रखना। अब पेपर में ये कई बार आ रखा है करेक्ट मेथड ऑफ डाइल्यूशन, पेपर में कई बार आ रखा है करेक्ट मेथड ऑफ डाइल्यूशन, कि डाइल्यूशन करने का करेक्ट मेथड क्या है। देखो वो कहावत तो सुनिए ना, तरबूजे के ऊपर चाकू गिरे, चाकू के ऊपर तरबूजा, नुकसान तरबूजे का होता है, वो बकवासबाजी है, ठीक है ना। सच्चाई क्या है सुनना। मान लो ये आपके पास एसिड है, इसमें आप पानी गिर रहे हो, और मान लो ये आपके पास पानी है और इसमें एसिड गिर रहे हो, सुनते रहे ना मैं क्या कह रहा हूं। आपके पास एसिड है, पानी गिर रहे हो, पानी है, एसिड गिर रहे हो, दो अलग कंडीशन है। याद रखना
आपने जिंदगी में देखा ही होगा, जब भी एसिड पानी के साथ मिलता है तो वो रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है क्लास जिसमें हीट निकलती है, तो आप सुनते रहना, यानी कि जब भी पानी और अम्ल मिलेगा तो हीट निकलेगी, तो हीट यहाँ भी निकलेगी और हीट यहाँ भी निकलेगी। मानो मैं ऐसे बॉटल को डाल रहा हूँ, ठीक है, पानी को, तो यहाँ पे एसिड का कंटेंट ज्यादा है, मतलब हीट तो निकलेगी दोनों केस में, तो हीट ऊपर को आएगी। अब मान लो मैं यहाँ खड़े होकर एसिड डाल रहा हूँ, तो हो सकता है ये हीट मेरे हाथ को जला दे, मेरी आंखों को जला दे, है ना, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस वाले केस में क्या होगा, जब एसिड इसमें गिरेगा तो जो हीट निकलेगी पानी की क्वांटिटी ज्यादा होने की वजह से, वो इसको पानी एब्जॉर्ब कर लेगा हीट को, और हमारे हाथों को नुकसान नहीं पहुंचेगा, ना ही हमारी आंखों को, ना ही कोई रिस्क होगा। मतलब हम पानी में एसिड गिराएंगे तो पानी ज्यादा हो जाएगा और एसिड कम हो जाएगा, तो हीट नहीं निकलेगी और हमें नुकसान नहीं होगा। तो याद रखना, इन केस अगर आप टीचर बनते हो तो आपको डाइल्यूशन करने के लिए कहा जाएगा, और आपको याद रखना है कि आपको पानी में एसिड डालना, ना कि एसिड में पानी बाबा, ठीक है ना। और ये चीजें छोटी छोटी बहुत काम आने वाली है, ठीक, और इतनी काम आने वाली है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। चलो अब सुनना मैं क्या कह रहा हूं। अब इसके बाद ना आपने क्या देखा भाई, ये बहुत बड़ा बवाल हो गया। क्या बवाल हो गया कि जब एसिड हो तो एसिड हो तो ब्लू लिटमस पेपर रेड में हो रहा है, और जब बेस हो तो रेड लिटमस पेपर ब्लू में हो रहा है। यानी कि हमें दो लिटमस पेपर अलग अलग चाहिए, ठीक है। इन सब के बवाल से बचने के लिए मान लो आपके घर में 10 गेट हैं, क्या है 10 गेट, सुनते रहे ना, और आपके पास 10 में ताले लगाने की मजबूरी है, 10 में ताले लगा रखे, तो आपके पास कितनी चाबी हो जाएगी, 10 चाबी। तो जनरली प्रैक्टिकल केस में पता है क्या होगा बच्चों, प्रैक्टिकल केस में ये होगा कि आपको थोड़ा समय लग जाएगा, 1 महीना 2 महीना 5 महीना, कि किसकी चाबी कौन सी है। वही अगर मैं आपको कह दूं कि भैया ये एक चाबी है जिससे 10 के 10 दरवाजे खुल जाएंगे, तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद और कंफर्ट वाली बात हो जाएगी। इस चाबी को कहते हैं यूनिवर्सल की, क्या कहते हैं, वैसी इसे सर्वमान की कहते हैं, वैसे एक आता है यूनिवर्सल इंडिकेटर, सर्वमान सूचक, ठीक है ना, सुनते रहना। और वो होता है पीएच स्केल। क्या होता है, पीएच स्केल। तो पीएच स्केल कुछ नहीं होता है, एक स्केल होता है जिसमें 1 से लेके 1 2 3 7 8 10 9 10 14 1 से लेके 14 तक नंबर लिखे होता है। एक कागज का एक स्केल जैसा होता है, किसी भी स्टेशनरी शॉप में मिल जाएगा। और मेरा तो पर्सनली एक्सपीरियंस है, और मैं कह रहा हूं आपसे, आपको इसका एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। अगर नहीं करते हो तो ये आपकी गलती है, ठीक है ना। पीएच स्केल में इन्होंने क्या किया भाई, 7 से बिलो रीडिंग आएगी तो एसिड होगा, 7 से अबव रीडिंग आएगी तो बेस होगा, और अगर 7 रीडिंग आ गया एग्जैक्टली तो सॉल्ट होगा। क्या होगा, सॉल्ट होगा, न्यूट्रल जिसे आप लोग कहते हैं। सॉल्ट को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल। अम्ल, क्षार और लवण, ठीक है ना। आप सुनते रहना क्लास में क्या कह रहा हूं। अब क्वेश्चन कैसे आता है, वो कहेगा एक ए है जिसकी पीएच वैल्यू 6 है, एक बी है जिसकी पीएच वैल्यू 4 है, पूछेगा कौन सा ज्यादा अम्ल है। अब अम्ल तो दोनों ही है, क्यों, क्योंकि दोनों ही 7 से छोटे हैं। लेकिन अब याद रखना, ये एरो का मतलब है कि जितना इस तरफ जाओगे उतना अम्लीयता बढ़ेगी, उतना एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो आप कहोगे बी इज मोर एसिडिक, मतलब बी जो है वो ज्यादा एसिडिक है। इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, अगर मान लो ए का पीएच वैल्यू होता 10 और बी का पीएच वैल्यू होता 11, और आपसे पूछता कि कौन सा ज्यादा बेसिक है, तो आप बताते कौन ज्यादा बेसिक है, बी, क्योंकि एरो बेसिक में किस तरफ जा रहा है, इस तरफ। मतलब जितनी बड़ी रीडिंग आएगी उतना ज्यादा होगा। अब पेपर में कई बार पूछ लेते हैं कि इसे यूनिवर्सल इंडिकेटर क्यों कहते हैं, पीएच स्केल को यूनिवर्सल इंडिकेटर क्यों कहते हैं। क्योंकि बच्चा यूनिवर्सल इसलिए कहते हैं ना, क्योंकि ये अकेला ही दोनों चीजों को बता देता है, अकेला ही एसिड को भी बता देता है और
बेस को भी बता देता है, और जो अकेला ही एसिड और बेस को बता देगा उसको क्या कहा जाएगा, यूनिवर्सल इंडिकेटर। चल इसके बाद याद रखना, बस मेरी यही गंदी आदत है कि मेरे को सजाना नहीं आता। सजाने का मतलब फूल सितारे बना के ऐसे वैसे समझाना आता। चलो, एक रिएक्शन है कि कोई भी धातु किसी भी अम्ल के साथ रिएक्शन करके मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, हिंदी में धातु प्लस अम्ल, ये देगा धातु लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। कई बार तो पेपर में सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे कि धातु से अम्ल अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है, तो आपको आओ देखना न ताओ कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन गैस। अब इस चीज को ऐसे भी समझ सकते थे कि हमने पढ़ा था एसिड क्या देते हैं, H प्लस आयन देते हैं। एसिड क्या देते हैं, H प्लस आयन देते हैं, यानी कि एसिड से वही गैस निकलेगी जो हाइड्रोजन से बनी होती है, और हाइड्रोजन से कौन सी गैस बनी होती है, H2 गैस बनी होती है। और ये लाइन याद करना आपके लिए बहुत 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 आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अब सुनना क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे कहेगा जिंक रॉड रिएक्ट विद हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। हिंदी में जिंक धातु की रॉड, रॉड मतलब कुछ भी समझ लो, डंडा पतली डंडी कुछ भी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रिएक्शन करती है। आपको कुछ नहीं करना, जिंक लिखना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखना है। अब आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए, अगर ये आ गया तो सबसे पहले हाइड्रोजन गैस बना दो। क्या बना दो, हाइड्रोजन गैस। अब सुनना क्लास में क्या करो, हाइड्रोजन गैस बना दिया, हटाओ। अब कौन बचा, Cl, तो Cl किसके साथ जुड़ेगा, Zn के साथ। तो अब क्लास 9th में आ जाओ और फॉर्मूला बनाना सीख लो, ZnCl2, तो ZnCl2, इसी चीज को कहते हैं धातु लवण। क्या कहते हैं, धातु लवण। ओके ना। इसी तरीके से मान लो एक और क्वेश्चन आ गया कि मैग्नीशियम रिबन रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड। मैग्नीशियम का रिबन रिएक्ट कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड। रिबन हो, स्कर्ट हो, हमें क्या करना है, ठीक है ना, साड़ी हो, कुर्ता हो, पजामा, हमें कुछ नहीं करना, हमें क्या उठाना है, मैग्नीशियम उठाना है। Mg स्कर्ट इसलिए आया क्योंकि बचपन में हम स्कूल ड्रेस पहनते थे तो वो रिबन लड़कियां बांधती थी, मेरी बहन थी, तो वो ये कंसेप्ट रहता है, और कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। सल्फ्यूरिक एसिड का क्या होता है, H2SO4। अब आपको ये समझ आ गया ये रिएक्शन है, तो हाइड्रोजन गैस तो पहले अलग कर दो। हाइड्रोजन के हटते ही कौन बचा, SO4, वो किसके साथ जाएगा, Mg के साथ। क्लास 9th में आ जाओ, फॉर्मूला बना लो, तो क्या बन जाएगा, MgSO4। तो क्लास ये वाली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 2 में भी आएगी और चैप्टर 3 में भी आएगी। अगर मेरा तरीका समझ आ रहा है और लगता है कि मुझे आगे चलाना है, आपको लगता है कि हाँ ये सर मेरी मदद कर सकते हैं और आपका पैसा भी बच सकता है माँ बाप का, और आपको अच्छी नॉलेज भी मिल सकती है, तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और लाइक तो जरूर करें, क्योंकि मुझे पता चलेगा जितने लाइक होंगे कि उतने बच्चे ने देखा है और उन्हें काम आ रहा है, ठीक है ना। मैं बिना पंखे के बना रहा हूँ, आप समझ भी नहीं सकते कि कितनी मेहनत लग रही है, ठीक है। थैंक यू।